बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जिस पे बात होगी वो है क्लेफ्ट पैलेट और लिप पैलेट। इसमें हम देखेंगे क्लेफ्ट पैलेट, लिप पैलेट क्या होते हैं, इनकी काजेज़ क्या हो सकती हैं और इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसके अलावा इनकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है। सबसे पहले हमें ये माइंड में रखना होगा कि जो क्लेफ्ट पैलेट है बेसिकली ये एक डिसाइडर नहीं है, बल्कि ये हमारे माउथ स्ट्रक्चर के अंदर जो है एक अनाटमी है, जिसकी वजह से हमारी स्पीच प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट होती है और हमारा जो माउथ का स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट होता है और उसके अंदर मुख्तलिफ डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से स्पीच प्रोडक्शन में इशू आता है। और बहुत से जो बच्चे क्लेफ्ट पैलेट डिसऑर्डर्स के साथ होते हैं, इश्यूज़ के साथ होते हैं, और वो हमेशा नेज़ल कैविटी से बोलते हैं। इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि ये 3 तरह से जो हमारे वेलोफ्रेंजल है इसके अंदर प्रॉब्लम करता है। और इसमें क्लेफ्ट पैलेट स्पीच के अंदर कौन कौन से, इसमें ये होता है कि वेलोफ्रेंजल इनसफिशिएंसी, प्रॉब्लम विद माउथ स्ट्रक्चर। हमारा जो माउथ है यहाँ से कहीं से यहाँ जो बड़े होते हैं, होंठ किसी के बड़े हो सकते हैं, दांत बड़े हो सकते हैं। वेलोफ्रेंजल इनकम्पिटेंसी, माउथ स्ट्रक्चर मूवमेंट प्रॉब्लम्स, उस तरह से हमारा जो माउथ है, हमारे जो माउथ का स्ट्रक्चर है वो उस तरह से मूवमेंट नहीं करता है। हमारे होंठ जो हैं, हमारे दांत जो हैं, हमारी ज़बान जो है वो उस तरह से मूवमेंट नहीं करती है। वेलोफ्रेंजल मिस लर्निंग, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम डेवलप्ड इनकरेक्टली। इसमें क्या होता है कि क्योंकि एनाटमीज़ की वजह से हमारे जो आर्टिकुलेटर्स हैं वो मिस आर्टिकुलेशन को सीख जाते हैं, लर्न हो जाते हैं, और इस तरह से जितने भी हमारे साउंड्स होते हैं वो मिस लर्निंग की वजह से ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो पाती हैं। बिफोर रीडिंग दिस वी कीप इन माइंड दैट बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो समटाइम खुद जानबूझकर बहुत से जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं उनके साथ अपने आप को एक्सपोज कर लेती हैं, और इस तरह से जो क्लेफ्ट पैलेट है इसकी रीज़न बन सकता है। इसमें बहुत से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से जो एनाटमीज़ वो होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखते हैं मिसिंग क्रोमोसोम्स, बहुत से बच्चों के अंदर क्रोमोसोम जो है वो मिस हो सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आ सकते हैं। जिस तरह से आप डाउन सिंड्रोम की मिसाल ले लेते हैं, उसके अंदर जो 21 क्रोमोसोम्स होता है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, जिसकी वजह से जो डाउन सिंड्रोम है उसकी करैक्टरिस्टिक पैदा होती हैं। इसके अंदर पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम इज़ डुप्लीकेटेड। इस तरह से मैकेनिकल इंक्लूड, मिसाल के तौर पर समथिंग ब्लॉक्स क्लोजर ऑफ पैलेट, मिसाल के तौर पर पेट के अंदर होता है तो वहाँ पर थंब सकिंग कर रहा होता है। फिर जो है क्राउडिंग फ्रॉम अ ट्विन, अगर एक ट्विन है पेट में उनकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है। ट्यूमर इन यूटेरस, जो यूटेरस के अंदर कोई किसी किस्म का ट्यूमर है उसकी वजह से ये अबनॉर्मेलिटी आ सकती है। अबनॉर्मली शेप्ड यूटेरस, जो यूटेरस है उसकी जो शेप है उसके अंदर अबनॉर्मेलिटी की वजह से जो ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। फिर इसमें होता है कि बहुत से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। करीबन 3% से कम जो केसेस होते हैं उनके अंदर इन्वायरमेंटल जो रीजंस हैं वो आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर केमिकल ड्रग से इस्तेमाल कर ली हैं, ज़्यादा उसकी एक्सपोजर हो गया, उसकी वजह से आ सकता है। नॉन मेडिकल ड्रग्स लाइक कोकीन है, अल्कोहल है, अल्कोहल की वजह से जिस तरह से ड्रग्स हैं, किसी मेटल अल्कोहल सिंड्रोम डिसऑर्डर है वो इसकी वजह से हो सकता है। नेचुरल सब्सटेंसेस ऐड पॉइजनस लेवल्स, बहुत सी ऐसी सब्सटेंसेस हैं जिनको हम नेचुरल लेवल से अगर ज़्यादा ले लिया जाए तो वो पॉइजन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। रेडिएशन की वजह से अगर एक्सरेज का बच्चे को एक्सपोजर हो गया है ज़्यादा तो इफेक्टिव इसकी वजह से भी एनाटमीज़ आ सकती हैं। इसके अलावा सिंड्रोमिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इस तरह से हेमीफेशियल मैक्रोसोमिया जिसको हम गोल्डन हार्ट सिंड्रोम कहते हैं इसके अंदर। इसी तरह ओरोफेशियल डिजिटल सिंड्रोम है जिसको मोर सिंड्रोम का नाम दिया जाता है, वो इसकी रीज़न आ सकती है। पैरे रॉबिन सिंड्रोम है वो भी इसकी वजह बन सकता है। स्टेकलर सिंड्रोम है, इसका ट्रेचर कॉलन सिंड्रोम है, और वेंडर वोन सिंड्रोम है। ये जितनी भी सिंड्रोम है इनके अंदर ये एनाटमीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं और उनकी जो आर्टिकुलेशन है वो इश्यूज़ आते हैं और ये प्रॉब्लम करते हैं।
Almost all of our body parts are connected, especially around the mouth and head. And a cleft happens, it affect other body parts and functions. इसके अंदर हमारे दांत जो हैं वो मिसिंग होते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा दांत हो सकता है, पोर अलाइनमेंट हो सकते हैं, दांत जो है ना आगे पीछे हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत से बच्चों के अंदर दांत निकल ही नहीं रहे होते। इसके अलावा नेज़ल कैविटी है। स्पीच साउंड नेज़ल हाइपर नेज़ल बिकॉज टू मच एयर गोज थ्रू देयर नोज कैन हैव नेज़ल इमिजन। इसके अंदर जो है अगर कैविटी जो नेज़ल कैविटी है, हमारा जो वेलम है उसको ठीक तरीके से रोक नहीं पाता है, पीछे की तरफ उसको कंट्रोल करने में कामयाब नहीं होता है, तो उसकी वजह से जो आवाज़ होती है, सांस होती है, वो नाक के थ्रू निकलती है और जो आवाज़ है वो नेज़ल कैविटी से होती हुई नेज़ैलिटी का नेज़लिटी इमेजन का जो है वो रीज़न बनती है। इसके अलावा आर्टिकुलेशन, डिफ़िकल्टी मेकिंग साउंड्स इन देयर माउथ बिकॉज टीथ एंड माउथ स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, एयर कंट्रोल इज हार्डर, रेजोनेंस इज अफेक्टेड। इस तरह से अगर आर्टिकुलेशन की बात करते हैं तो क्योंकि उनके यहाँ जो दांत होते हैं, इसके अलावा आर्टिकुलेटर जितने भी होते हैं, उनके अंदर अगर इशू आ रहे होते हैं, उनकी ठीक तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आर्टिकुलेशन के इश्यूज़ आते हैं और हमारा जो रेजोनेंस सिस्टम है वो अफेक्ट होता है और उस तरह से आर्टिकुलेशन एरर्स की वजह से उनकी जो स्पीच है वो ठीक प्रोडक्शन नहीं होती है। इसके अलावा इनके अंदर फीडिंग इश्यूज़ आते हैं क्योंकि हमारा जो वेलम है वो हमारे जो खाने की नाली है और सांस की नाली है उसके अंदर कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि वेलम जिसको हम यूवोला आम ज़बान में कवा बोलते हैं वो उनके अंदर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जैसे ही खाना खाएगा उसके अंदर चॉकिंग आना शुरू हो जाएगी और जो पानी है, खाना है, वो सांस वाली नाली के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से जो फीडिंग इश्यूज़ हैं वो आते हैं। इसके अलावा हेयरिंग के इश्यूज़ भी आ रहे होते हैं। अ क्लेफ्ट में काज हेयरिंग लॉस विच कैन अफेक्ट हेयरिंग स्पीच साउंड, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो आवाज़ को ठीक नहीं सुन पाएगा और उसकी आर्टिकुलेशन इश्यूज़ भी आएंगे। इसके बाद वॉइस को भी जो अफेक्ट करता है, हमारी जो वॉइस है उसकी क्वालिटी, उसकी पिच जो है उसके अंदर हार्डनेस आ जाएगी, क्योंकि जो हमारे साउंड है वो रॉन्ग प्लेस से आ रहा होता है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं और इसकी वजह से हमारा जो आर्टिकुलेशन इशू है, हमारी जो स्पीच का सिस्टम है, हमारा जो रेजोनेंस है, इसके अलावा हमारी वॉइस है, ये इसकी वजह से अफेक्ट हो रहे होते हैं। अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले सर्जरी की जाती है। सर्जरी करवाने के बाद जो है स्पीच थेरेपी जो है वो इसके ऊपर जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो काम करता है। इसके जितने भी आर्टिकुलेटर्स हैं उनको सबसे पहले ये उसकी नेज़ल कैविटी पे काम करेगा, इसका जो रेजोनेंस है उसके ऊपर काम करेगा, उसका जो वेलम है उसके लिए एक्टिविटी, उसकी एक्सरसाइजेज जो हैं उनको डिज़ाइन करेगा और एक पूरा प्लान लेकर चलेगा, जिसके बाद जो है उसकी स्पीच जो है वो करेक्ट हो सकती है। और इसका वाहिद हल जो है वो स्पीच थेरेपी है आफ्टर सर्जरी के। तो इस तरह से जो हमारी क्लेफ्ट पैलेट है, क्लेफ्ट लिप है, इसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने को मिलेंगी जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करूँगा।